दोस्तों, क्या याद करोगे लॉन्ग एपिसोड, सस्पेंस, एक्शन और मिजाहिया। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। सब दोस्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शुक्रिया। रात का 1:30 बज चुका था। पंडित रोहन उठकर अपने कमरे में चला गया और मैं और देवी इसके बाद भी देर तक बैठे हो जाके बारे में बातें करते रहे। मैं सोफे पर बैठे बैठे ऊँगने लगा तो देवी अपनी जगह से उठते हुए बोली, कमरे में जाकर आराम से बिस्तर पर सो जाओ, यहां बेचैन हो रहे हो। तुम चलो, मैं आता हूं, मैंने जवाब दिया। इस वक्त मुझे नींद आ रही थी, लेकिन देवी के जग्गा देने के बाद मेरी आंखें बंद नहीं हो सके और मेरे जहन में सोचों का धारा एक बार फिर बह निकला। मैं कहां से कहां पहुंच गया था। मैं अपने देश में होता तो शायद मेरे अंदर वतन परस्ती का जज्बा हलचल ना बपा करता, किसी का आवाज मेरे ज़मीर को ना झंझोड़ता और मैं वही मुजरिम का मुजरिम ही रहता। मुजरिम तो मैं अब भी था। यहां जो जराइम मुझसे सरजद हो रहे थे उनका मकसद कुछ और था। कई लोगों को मौत के झाट उतारने के बाद भी मेरे पर कोई बोझ नहीं था, दिल में कोई खलिश नहीं थी। यहां मैं जो कुछ भी कर रहा था अपने वतन की भलाई और अपने हम वतनों की भलाई के लिए कर रहा था, और ये महज इत्तेफाक था कि यहां आकर मैं अपने वतन के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश से आगाह हो गया था और मुझे अपने से दूर रहते हुए वतन की कुछ खिदमत का मौका मिल रहा था। मेरे दिल में कभी एक लम्हा को भी ये ख्याल नहीं आया था कि मुझे उन खिदमात का सिला मिलेगा, कोई तमगा मेरे सीने पर सजाया जाएगा। मैं तो वतन की मोहब्बत के जज्बे से सरशार होकर इस आग में कूद पड़ा था। मैंने नताइज की भी परवाह नहीं की थी और मुझे ये तजर्बा हुआ था कि आदमी वतन से दूर हो तो मिट्टी की मोहब्बत ज्यादा शिद्दत से उबरती है, और ये मेरी खुशकिस्मती थी क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे लोग मिल गए थे जो इस सिलसिले में मेरी मदद कर रहे थे। हालांकि हर एक अपने घिनौने मकासद के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहा था और मेरे जरिए एक दूसरे को इंतकाम का निशाना बना आ जा रहा था, मगर मुझे इससे कोई गरज नहीं थी। मेरा काम हो रहा था। पूजा उन लोगों में वाहिद हस्ती थी जिसने बेलोस होकर मेरी मदद की थी और अपनी जान भी दे दी थी। इसकी वजह शायद कोई नहीं, बल्कि यकीनन ये थी कि इसका खमीर भी इस मिट्टी से उठा था जिसके खिलाफ ये घिनौनी साजिशें हो रही थीं। इसने जन्म तो पाकिस्तान की सरजमीन पर लिया था और 6-7 साल की थी जब अपने माँ बाप के साथ राजस्थान आ गई थी। पाकिस्तान में भी उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं हुआ था, उनकी जमीन छन गई, भाई और भावज को खत्म कर दिया गया। ऐसी सूरत हाल में तो इसके दिमाग में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत रहनी चाहिए थी, लेकिन वो अपने सीने में इस मिट्टी की मोहब्बत को परवान चढ़ाती रही। वो खुद हिंदुस्तान में परवान चढ़ी थी, मगर इसकी जुड़े पाकिस्तान की मिट्टी में थीं। आखिरी दिनों में मैंने ये अंदाजा भी लगा लिया था कि पूजा तुझसे प्रेम भी करने लगी है। इसने अगरचे जुबान से भी इजहार नहीं किया था, मगर इसकी हर हरकत चीख चीख कर पुकार रहती थी कि वो मुझसे मोहब्बत करती है। और इस रोज जब मैं इसे देवी के मकान में लेकर गया था तो इस वक्त भी इसने जुबान से कुछ नहीं कहा था, मगर आंखों, चेहरे के तासुरात और हर हरकत से पता चल गया था कि वो मेरे साथ किसी दूसरी औरत का नाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन पता नहीं कैसे इसने बर्दाश्त किया होगा, पहले रजनी को मेरे साथ, फिर देवी और इंजील को, हता कि वो खुद भी शामिल थी उनके साथ। कई रोज पहले की बात है, एक मर्तबा पूजा ने ढके छुपे अल्फाज में अपने दिली जज्बात का इजहार करते हुए कहा था कि वो भी मेरे साथ पाकिस्तान जाना चाहती है, मगर इसकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। अलबत्ता इसने पाकिस्तान की सलामती के लिए जान दे दी। जी हाँ, मैं यही कहूंगा, वो पाकिस्तानी थी। इसने अपनी जान देकर मिट्टी का कर्ज उतार दिया था। ये सब लोग मुझे ना मिलते तो मुझे इस हद तक भी कामयाबियां कहाँ मिलतें। पहली मर्तबा भागने के बाद ज्यादा से ज्यादा 2-4 रोज में पकड़ा जाता और बेदर्दी से मार दिया जाता, मगर उन लोगों की मदद से मैं इतना आगे बढ़ गया था कि मनी लाल जैसा दहशतगर्द मुझसे छुपता फिर रहा था। मनी लाल जिसके नाम की दहशत थी, जिसके हुक्म के बगैर परिंदा भी इस शहर में पर नहीं मार सकता था। सूबे का चीफ मिनिस्टर, बड़े बड़े सियासतदान, वजीर और आला तरीन पुलिस ऑफिसर इसके सामने हाथ बांध कर खड़े होते थे, जो इस शहर का बेताज बादशाह समझा जाता था। अब वही मनी लाल अपनी ही सल्तनत में जाए पना खून रहा था। मैं मुख्तलिफ लोगों के हाथों होता हुआ पंडित रोहन तक पहुंचा था। वो भी मनी लाल के इताब का शिकार हुआ था। मनी लाल ने इसे जिंदा जलाने की कोशिश की थी, मगर रोहन की किस्मत अच्छी थी कि ना सिर्फ खुद बच निकला था, बल्कि मंदिर की सारी दौलत भी निकाल लाया था, और वो दौलत मैंने अपनी आंखों से देखी थी। और रोहन ने मनी लाल को नुकसान पहुंचाने के लिए मुझे वो दौलत खर्च करने का इख्तियार दे दिया था, लेकिन मैं कितनी दौलत खर्च कर सकता था। बहरहाल मैंने रोहन की इस पेशकश से फायदा उठाने का फैसला कर लिया था। शक्ति राम और इसके साथी मेरे जहन में थे। होटल हिल्टन से निकलते वक्त मैंने अंदाजा लगाया था कि इसने अपने कबील के कुछ और लड़के भी पार्टी में शामिल कर लिए थे और मैं उनसे भरपूर फायदा उठाना चाहता था,
लेकिन मैं ये मुहिम्मा अब तक हल नहीं कर सका था कि शक्ति और इसके साथी ऐन वक्त पर हिल्टन कैसे पहुंच गए थे। ये मुहिम्मा तो इस वक्त हल हो सकता था जब शक्ति से मुलाकात होती। मैं ये सब कुछ सोचते हुए सोफे पर ही तिलमिला कर सो गया। सुबह सब लोग मुझसे पहले ही बेदार हो चुके थे, लेकिन मुझे किसी ने नहीं जगाया था। मेरी आंख खिली तो 11 बज रहे थे। 12 बजे के करीब मैंने नाश्ता किया और जब मैं बरामदे वाले दरवाजे से बाहर निकला तो पोर्च में सुर्ख रंग की एक टोयोटा कार देखकर चौंके बगैर नहीं रह सका। अंडत रोहन वसी बरामदे में बांस से बनी हुई एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। मैं इसके सामने दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। ये कार कहाँ से आ गई? मैंने सवालिया निगाहों से रोहन की तरफ देखा। पीछे गैराज में खड़ी थी। रोहन ने जवाब दिया, एक कार और भी है फेट, शायद रात को जो निकाली गई थी, इसलिए फी अलहाल मैंने इसे गैराज में बंद करा दिया है। बहुत अच्छा किया, मैंने कहा। इस वक्त अरवी हमारे लिए काफी लेकर आ गई। अब वो मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में थी। मेरी तरफ देखकर वो मुस्कुराई। इस वक्त तो बहुत खुश नजर आ ही हो, कल रात में समझा था शायद तुम्हारा जिगर आक्रम करना पड़ेगा, मैंने कहा। सभी लोग तुम्हारी तरह आहनी असाब के मालिक तो नहीं होते, अरवी के बजाय रोहन ने जवाब दिया। रात तो मेरी हालत भी ऐसी थी कि मेरे भी ओसान खता हो गए थे। मेरी हालत तुमने देख ही ली थी। इसने हल्का सा कहका लगाया, फिर बोला, तुम्हारी हिम्मत देखकर मैंने हौसला पकड़ा था। अगर अकेला होता तो मेरा इंतहाई सुनसकार हो चुका होता। हौसला और जुरत यही दो चीजें हैं जो इंसान को जिंदा रखती हैं, मैंने रोहन की तरफ देखते हुए कहा। ये दोनों चीजें ना हों तो जीवन किस काम का? ठीक कहते हो, रोहन के मुंह से गहरा सांस निकल गया। हम दोनों काफी की चुस्कियां लेते रहे। देवी भी बाहर आ गई थी और फिर देवी और अरवी उठकर लान की तरफ चली गईं। रोहन के इस बंगले में आए हुए 3-4 दिन हो चुके थे, मगर मेरा ज्यादा वक्त अंदर ही गुजरा था। इस वक्त में भी उठकर रोहन के साथ बरामदे से उतर आया। बंगले की इमारत के अर्द गिर्द बहुत वसीज व अरीज कंपाउंड था। मेरा अंदाजा दुरुस्त था। 10 एकड़ रकबा जिसमें तरह तरह के दरख्त लगे हुए थे, उनमें कई फलदार दरख्त थे। झाड़ियां हर तरफ फैली हुई थीं। जाहिर है देखभाल न होने का नतीजा यही निकलना था। बंगले की इमारत के बाई पहलू में कुंडी शक्ल का एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल भी था, मगर इसमें पानी नहीं था। स्विमिंग पूल के अर्द गिर्द लान की दबीज घास बेतहाशा बड़ी हुई थी। इस लान के अतराफ में दरख्तों ने हिसार बना रखा था। चौड़े और घने पत्तों वाले उन दरख्तों का फैलाव ज्यादा नहीं था, बिल्कुल सीधे ऊपर तक चले गए थे। एक दूसरे के साथ मिले हुए होने की वजह से एक मजबूत दीवार बन गई थी और इस तरह स्विमिंग पूल के गिर्द एक पर्दा बन गया था। इस बंगले तक पानी पहुंचाने के लिए खास तौर पर पाइपलाइन बिछाई गई थी। ये बंगला चूंकि बुलंदी पर था, इसलिए पानी ऊपर तक पहुंचाने के लिए इस पाइपलाइन में ताकतवर सक्शन पंप लगा हुआ था। टेलीफोन और बिजली लाइनें तो थीं ही। ये जमीन मैंने तकरीबन 10 साल पहले खरीद ली थी। पंडित रोहन मेरे साथ चलते हुए बता रहा था। इस जमीन की खरीदारी और इस पर होने वाली तामीर को मैं राज में रखना चाहता था। मैं पंडित रोहन सिंह की हैसियत से ये सब कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए इस वक्त भी मुझे इस तरह भेस बदल कर सामने आना पड़ा। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, लोग ही समझते थे कि ये पहाड़ी एक ठाकुर ने खरीद की है। तकरीबन 6 साल तक ये पहाड़ी ऐसे ही पड़ी रही और फिर मैंने इसके लिए ठेकेदार कलकत्ता से बुलवाया था। तमाम मजदूर और कारीगर भी बाहर से बुलवाए गए थे। अगर मैं इस एहतियात से काम ना कर लेता तो आज हम आज़ादी से यहाँ नहीं रह सकते थे। रोहन ने बंगले की तामीर के सिलसिले में राजदारी की जो एहतियात बरती थी वो मुझे अरवी बता चुकी थी। हम तकरीबन 1 घंटे तक घूमते रहे। रोहन मुझे बता रहा था कि इसने अगरचे बंगले की हिफाजत के लिए बहुत माकूल इंतजामात कर रखे थे। रात के वक्त 4 दीवारी के ऊपर लगी हुई खारदार तारों में करंट छोड़ दिया जाता था, मगर वो उन इंतजामात से मुतमईन नहीं था। मनी लाल का खौफ इसके दिलो दिमाग पर हावी था, लेकिन अब इसे उम्मीद पैदा हो चुकी थी कि इसे जल्द ही इस राकुशस से नजात मिल जाएगी। शाम का अंधेरा फैलते ही मैं और देवी बाहर जाने के लिए तैयार हो गए। यूं तो मैं अरवी को साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वो गुज़श्ता रात मनीलाल, करिश्मा और पंडित काली की नज़रों में आ चुकी थी। इसका चेहरा भी उन ज़हनों में ताज़ा होगा, फौरी तौर पर पहचान ली जाएगी। हालांकि ये बात भी तय थी कि वो तीनों हमारी तरह सड़कों पर नहीं फिर रहे होंगे कि हम उनकी नज़रों में आ जाते। जबकि देवी के बारे में मैं यकीन से कह सकता था कि अब मेरा और इसका कोई ताल्लुक सामने नहीं आ सका था। मैंने पंडित रोहन से एक खतीर रकम ले ली थी और इसने मुझे टोयोटा की चाबी भी दे दी। हथियार मैंने कपड़े के थैले में लपेटकर कार के डैशबोर्ड वाले खाने में रख दी और एक कार बाइक पिछली सीट के आगे वाली सीट के नीचे डाल दी और इस पर देवी ने पाँव रख लिए। ये कलाशिन देवी के लिए ही थी, मेरे पास हथियार मौजूद थी। रवाना होने से पहले पंडित रोहन ने हमें आशीर्वाद दिया। कार की टैंकी फुल थी, इसलिए मुझे पेट्रोल की फिक्र नहीं थी। शहर रंग बरंगी रोशनियों से जगमगा रहा था।
मैं कार को मुख्तलिफ सड़कों पर घुमाता रहा और फिर एक शॉपिंग एरिया के सामने रोक लिया जहां पानी पूरी का एक ठेला भी खड़ा था। मैंने ठेले वाले को इशारा करके पानी पूरी लाने को कहा। खाने पीने की चीजों में खटाई को औरत की सबसे बड़ी कमजोरी समझा जाता है। देवी ने भी बड़े शौक से दर्जन भर गोल गप्पे खाए और प्याले में भरा हुआ इमली का पानी गटागट पी गई। यहां खड़े होने का मेरा मकसद महज गोल गप्पे खाना ही नहीं था, मैं इस तरह शहर के मुख्तलिफ मकामात पर रुककर सूरत हाल का जायजा लेना चाहता था। इस तरह मुख्तलिफ जगहों पर रुकते हुए हम होटल हिल्टन की तरफ भी गए। होटल के गेट पर 2 मुसल्लाह पुलिस वाले नजर आए थे। मैं रुके बगैर कार को आगे बढ़ाता गया। तकरीबन 9 बजे के करीब मैंने कार री लाइट एरिया के करीब एक नीम तारीख गिल्ली के मोड़ पर रोक ली। तुम कार में बैठी रहू, मैं चंद मिनट में आता हूं। मैंने अपनी तरफ का दरवाजा बंद कर दिया। देवी ने इस तरफ झक कर लाक नहीं लगाया था। मैं इधर उधर देखता हुआ रीड लाइट एरिया की तरफ चलने लगा। मैं 2 गलियां ऊपर से घूमकर इस अंधेरी गिल्ली में दाखिल हो गया जहां अंजलि का कोठा था। मैं मुख्तलिफ दरवाजों के सामने इस तरह रुकता हुआ चल रहा था जैसे यहां मेरी आमद का मकसद अय्याशी के सवा कुछ ना हो। मैंने इस गिल्ली के 2 चक्कर लगा लिए, लेकिन अंजलि वाला दरवाजा मुझे बंद ही नजर आया। अंदर अंधेरा भी था। तीसरी मर्तबा इस तरफ से गुजरते हुए दरवाजे के सामने रुका तो सामने वाले दरवाजे में खड़ी हुई तवाइफ ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। ओए, उधर क्या देखते हो, हमारे दार आ जाओ ना, 5 रुपए में खस कर दोगी। मैं इस दरवाजे के सामने पहुंच गया। वो दराज कामत तवाइफ भी खासी हसीन थी। मैंने जेब से 10 का नोट निकालकर इसके हाथ में थमा दिया। इस वक्त एक आदमी मेरी तरफ देखता हुआ करीब से गुजर गया था। आओ, भीतर आओ ना, तवाइफ ने 10 का नोट गिरेबान में ठूंसते हुए कहा। वो मुझे रास्ता देने के लिए एक तरफ हिट गई थी। मैं भीतर नहीं आऊंगा, सिर्फ ये बता दो कि तुम्हारे सामने वाला दरवाजा आज को बंद है। मैंने वहीं खड़े खड़े पूछा। ये दरवाजा तो इस रोज बंद हो गया था जब अंजलि बाई की इंतहा कर दी गई थी, तवाइफ ने जवाब दिया। अरे, ये कब की बात है? मैं उछल पड़ा। जिस रोज इसने चौक पर निरंजन की पिटाई की थी, इस रात तो वो गायब रही थी। अगले रोज रात वापस आई तो इसके थोड़ी ही देर बाद निरंजन के आदमियों ने इसकी पिटाई कर दी। वो लाश यहां फेंक कर चले गए थे। इसने गिल्ली के फर्श की तरफ इशारा किया। अंजलि बाई की एक लोनिया भी मारी गई थी, दूसरी को वो अपने साथ ले गए थे। 2 दिन तो ये बाजार भी बंद रहा था। वो चंद लम्हे खामोश रही और एक बार फिर अंदर आने की दावत दी। मैं धन्यवाद कहकर आगे बढ़ गया। मेरे इरादे गिल्ली के मुख्तलिफ सम्त में थे। अभी मैं चंद ही कदम चला था कि अपने पीछे कदमों की चाप सुनकर चौंक गया। मैंने मुड़कर देखना चाहा, मगर इस लम्हे कोई सख्त चीज मेरे पहलू को छूने लगी और इसके साथ ये एक दबी हुई आवाज मेरे कान से टकराई। खामोशी से चलते रहो, अगर शोर मचाया कोई हरकत की तो गोली चला दूंगा। मैंने गर्दन घुमाकर देखा। मेरे होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। ये वही आदमी था जो इस रात मेरे करीब से गुजरा था जब मैं इस तवाइफ को 10 रुपए का नोट दे रहा था। मैं खामोशी से चलता रहा। हम इस गिल्ली से निकलकर दूसरी गिल्ली में आ गए जो सुनसान भी थी और ज्यादा तारीक भी थी। यहां रुक जाओ, इस शख्स ने फौरन हुक्म दिया, और जेब में जो कुछ है निकाल कर मेरे हवाले कर दो। मेरी जेब में एक अदद हथियार भी है जिसमें 6 की 6 गोलियां मौजूद हैं। मैंने परसुकून लहजे में जवाब दिया। मेरे पास रकम भी तुम्हारी तवक्को से बहुत ज्यादा है। मैं सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दूंगा, लेकिन पहले मुझे शक्ति राम के पास ले चलो। कहा है वो? शक्ति? कौन हो तुम? वो शख्स गुड़बास आ गया, फिर एकदम से आकर मेरे पाँव छेवे और दोनों हाथ जोड़ता हुआ बोला, क्षमा कर दो गुरु, मैंने पहचाना नहीं था। मैं तो मोटी इसाम समझकर तुम्हारे पीछे लगा था। मैंने गौर से इस शख्स को देखा। ये शक्ति का वो चौथा साथी था जो निरंजन पर हमले वाले दिन उनके साथ था। इसने मुझे आवाज से पहचान लिया था। शक्ति कहाँ है? मैंने फिर पूछा। अपनी कोठी में। नहीं गुरु, वो बस स्टैंड के इलाके में है। मेरे साथ आओ, सामने वाली सड़क से हमें ऑटो रिक्शा मिल जाएगा। ऑटो रिक्शा की जरूरत नहीं, मेरे पास कार है। मेरे साथ आओ, मैंने जवाब दिया। हम मुख्तलिफ गलियों से होते हुए इस गिल्ली में आ गए जहां कार खड़ी थी, लेकिन कार के करीब पहुंचते ही मैं उछल पड़ा। देवी कार में नहीं थी। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर पुसीजिंजर साइड वाले दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर अपनी तरफ खींचा। दरवाजा खिल गया। मेरी नज़र सबसे पहले फुट सीट पर पड़ी। फुट सीट की हालत बता रही थी कि कार, बाइक, कलाशिन वहां मौजूद नहीं थी। मैं दरवाजा बंद करके उधर उधर देखने लगा। एक लम्हे के अंदर मेरे जहन में सैकड़ों ख्यालात आए थे, और फिर गिल्ली के अंदर की तरफ तारीकी में एक हियोले को मुतहरिक देखकर मैंने जेब से हथियार निकाला, लेकिन वो हिवला जैसे ही आगे आया, मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो देवी थी। एक आदमी मशकूक अंदाज में 2-3 मर्तबा कार के सामने से गुजरा था, इसलिए मैं कार से उतरकर इस मकान की तारीक ड्योड़ी में छप गई थी। देवी ने गिल्ली की तरफ इशारा किया।
किसकी हिम्मत है जो हमारे इलाके में हमारे आदमियों को परेशान करे? शक्ति के चेले ने आगे बढ़ते हुए कहा, मुझे बताओ दीदी वो कौन थे? चलो बैठो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं कहते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और पिछले दरवाजे की लाक लगा दी। देवी अपनी सीट पर बैठ चुकी थी, इसने हाथ में पकड़ी हुई कार बाई दोबारा फुट सीट के नीचे रख दी थी। मैंने इंजन स्टार्ट किया और कार आगे बढ़ा दी। बस स्टैंड के इलाके में पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। शक्ति का चेला गोविंद रास्ते भर बोलता रहा था। इसके कहने पर मैंने कार एक जगह रोक ली और हमें वहीं रुकने कहकर वो खुद कार से उतर गया। मैं कुछ देर तक इसे एक तरफ जाते हुए देखता रहा। ये बारौनक शॉपिंग एरिया था। मैंने कार आगे बढ़ा दी और एक शॉपिंग सेंटर के सामने पार्किंग एरिया में ऐसी जगह रोक ली जहां से मैं चारों तरफ निगाह रख सकता था। 10 मिनट गुजर गए, ना ही गोविंद वापस आया और ना ही शक्ति राम की सूरत कहीं दिखाई दी। गोविंद भी गायब हो गया। देवी उधर उधर देखते हुए बड़बड़ाई, उन लोगों का कोई एक ठिकाना तो नहीं। वो शक्ति को तलाश कर रहा होगा, मैंने कहा और फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद इसे अंजलि के बारे में बताया। बेचारी, देवी अफसोस का इजहार करते हुए बोली, इसने अपनी मौत को खुद ही दावत दी थी। हमारे साथ रहती तो महफूज रहती, वो लोग इसकी ताक में होंगे और अंजलि जैसे ही वहां पहुंची, इसे मौत के घाट उतार दिया गया। निरंजन की मौत के बाद वो खुद भी शायद जिंदा नहीं रहना चाहती थी। मैंने कहा, अरे ये यहाँ कहा? इतना कहते हुए वो सामने देखने लगी। कौन? मैंने भी इस तरफ देखा। वो रिशाल है, मेरे साथ प्रेम निवास रेस्टोरेंट में काम करती है। देवी ने सामने इशारा किया। साड़ी में मलबूस दराज कामत एक खूबसूरत लड़की एक उधेड़ उम्र आदमी के साथ इस तरफ आ रही थी। वो सामने वाले शॉपिंग सेंटर से निकले थे और दोनों के हाथों में शॉपिंग बैग थे। वो पार्किंग एरिया में दाखिल होकर हमारी तरफ ही आ रहे थे और फिर दाई तरफ वाली कार के करीब रुक गए। मर्द कार का दरवाजा खोलने लगा। अरे रिशाल! देवी कार से उतरकर इसकी तरफ बढ़ी। रिशाल बड़ी गर्मजोशी से इससे मिली। वो 3 मिनट तक बातें करती रही। रिशाल की बातों से मैंने अंदाजा लगाया कि रेस्टोरेंट वालों को देवी पर किसी किस्म का शुबा नहीं था। अलबत्ता सेठ परेशान जरूर था कि वो बगैर इत्तला के इतने रोज काम पर क्यों नहीं आई। एक मुलाजिम को इसके घर भी भेजा गया था, मगर वहां ताला लगा हुआ था। रिशाल का साथी कार में बैठ चुका था। फिर रिशाल भी देवी से हाथ मिलाकर कार में बैठ गई। देवी अपनी कार में आ गई और रिशाल से होने वाली गुफ्तगू के बारे में आगाह करने लगी। ये इत्मीनान तो हुआ कि रेस्टोरेंट में मेरे बारे में किसी को शुबा नहीं है। देवी ने गहरा सांस लेते हुए कहा, इसका मतलब है कि जरूरत पड़ने पर हम तुम्हारा मकान इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कहा, बिल्कुल, अब मैं वहां जाने में भी कोई खतरा नहीं है। देवी ने जवाब दिया। 10 मिनट और गुजर गए और फिर शक्ति और गोविंद दिखाई दिए। वो इस जगह खड़े थे जहां मैंने गोविंद को कार से उतारा था। वो दोनों उधर उधर देख रहे थे। मैंने कार का हॉर्न बजा दिया। शक्ति ने इस तरफ देखा तो मैंने खिड़की से हाथ निकाल कर हिला दिया। शक्ति तेज तेज कदम उठाता हुआ पार्किंग एरिया की तरफ आ गया। इस दौरान मैंने कार का पिछला दरवाजा खोल दिया था। पाए लागो गुरु! वो हाथ जोड़ते हुए खिड़की के सामने झक गया। अगर तुम्हें यहां कोई जरूरी काम ना हो तो पहले बैठ जाओ, मैंने कहा। यहां कोई काम नहीं गुरु, शक्ति ने कहा। गोविंद की तरफ देखकर हाथ हिलाया और पिछली सीट पर बैठ गया। मैंने इंजन स्टार्ट करके कार को पार्किंग एरिया से निकाला और सड़क पर एक तरफ मोड़ दी। 10 मिनट बाद मैंने कार एक मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते पर मोड़ कर रोक ली। इस वक्त 9 बजने वाले थे और इस सड़क पर एका लोगों की आमद और रफ्त थी। मैंने इंजन बंद कर दिया और सीट पर पीछे मुड़कर बैठ गया। सबसे पहले ये बताओ कि कल रात तुम होटल हिल्टन कैसे पहुंच गए? मैंने शक्ति के चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। और तुम्हें यह कैसे पता चला कि हम इस होटल के अंदर और छठी मंजिल पर किस कमरे में हैं? शक्ति राम मुस्कुरा दिया। वो चंद लम्हे देवी की तरफ देखता रहा, फिर मेरी तरफ रुख करके बोला, बात यह है गुरु कि कल रात जब आप लोग हिल्टन में दाखिल हुए थे तो मिट्ठू राम ने तुम्हें और पूजा को देख लिया था। इसने देवी की तरफ देखते हुए कहा। मिट्ठू ने फौरन ही मुझे ठाकुर रेस्टोरेंट फोन कर दिया। इसे मालूम था कि मैं इस वक्त वही बैठा हूँगा। रेस्टोरेंट में ना भी होता तो चंद मिनट के अंदर अंदर मुझे पैगाम मिल जाता। बहरहाल मिट्ठू का पैगाम मिलते ही मैं वहां से भाग निकला। इस वक्त 3-4 लड़के मेरे साथ थे। मुझे मालूम था कि मनीलाल हिल्टन की छठी मंजिल के किस स्वीट में ठहरा हुआ है। मैंने जैसे ही सुना कि तुम लोग भी वहां पहुंच गए हो तो मुझे सूरत हाल का अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई। मैं जब होटल पहुंचा, मिट्ठू ने बताया कि तुम लोग उनके कब्जे में आ चुके हो और वो लोग तुम्हें मनीलाल वाले कमरे में ले गए हैं। दरअसल जब तुम लोगों को लिफ्ट से निकलते ही 2 आदमियों ने कलाशिन की इज्जत पर लिया था। मिट्ठू इस वक्त जीने पर था। वो फौरन ही वापस आ गया। वो इस वक्त अकेला था और कुछ कर नहीं सकता था। वो बाहर आकर हमारा इंतजार करने लगा। सूरत हाल का इल्म होते ही मैं भी परेशान हो गया। अगर हम छठी मंजिल पर हमला बोल देते तो कुछ फायदा ना होता।
तुम्हें और हमें नुकसान उठाना पड़ता। मैंने एक और तरफ से रिस्क लेने का फैसला कर लिया। इस वक्त मेरे साथ 5 आदमी थे जिन्हें मैंने मुख्तलिफ पोजीशनों पर खड़ा कर दिया और बालू को बाहर से छठी मंजिल के आखिरी कमरे की खिड़की पर फायर करने का इशारा किया। इस वक्त खिड़की के करीब कुछ साए से हरकत करते नजर आ रहे थे। भालू की चलाई हुई पहली गोली पता नहीं किस तरफ चली गई थी, अलबत्ता दूसरी गोली खिड़की के शीशे पर लगी। मुझे तवक्को थी कि शीशा टूटने से कमरे में कुछ खलबली जरूर मचेगी और तुम लोग इससे फायदा उठाने की कोशिश करोगे। वो खामोश होकर चंद लम्हे मुस्कुराता रहा, फिर बोला, मेरा ख्याल दुरुस्त निकला। खिड़की के करीब कुछ अफरातफरी नजर आई। अंदर की तरफ क्या हो रहा था इसका भी मैं कुछ अंदाजा लगा सकता था। हम लोग भी बेहद हरकत में आ गए। एक आदमी बाहर वाले गेट पर खड़ा हो गया। लाबी में भी 1-2 फायर करने से हमारा मकसद हासिल हो गया था। लोग कमरों में और कोनों खुदरों में घुस गए। थोड़ी ही देर बाद ऊपर से आवाजें सुनाई देने लगे। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि छठी मंजिल के इस कमरे में मरका शुरू हो चुका है। मैं मिट्ठू को लेकर लिफ्ट की तरफ दौड़ा। मैंने तय कर लिया था कि अगर तुम लोगों में से किसी को नुकसान पहुंचा तो मनी लाल के आदमियों में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लिफ्ट से निकलते ही तुम लोगों से सामना हो गया और जब ये पता चला कि मनी लाल दूसरी लिफ्ट से नीचे गया है तो हमारे लिए वहां रुकने का मौका नहीं था। लेकिन मनी लाल इस वक्त हमें धोखा देने में कामयाब हो गया था। वो चंद लम्हे खामोश हुआ, फिर बोला, पूजा की मौत का मुझे बहुत दुख पहुंचा है, लेकिन इसकी मौत रायगा नहीं जाएगी। हम इसका बदला जरूर लेंगे। मगर गुरु, तुम्हारे साथ वो लंबा सा आदमी और वो खोखला कौन थी? पंडित रोहन। शक्ति वाकई उछल पड़ी, मगर इसे तो मनी लाल ने मंदिर ही में जलाकर भस्म कर दिया। मंदिर भस्म हो गया था, रोहन बच निकला था। मैंने कहा, मंदिर को आग लगाए जाने से पहले मैं तकरीबन 2.5 महीने इसके पास रहा था और अब फिर इसके पास हो। 3-4 रोज पहले इत्तेफाक से इससे मुलाकात हो गई थी। ये गाड़ी भी इसी की है। बहरहाल तुम्हारे पास कितने आदमी हैं? गुज़श्ता रात मैंने अंदाजा लगा लिया था कि तुम्हारे परिवार में कुछ बढ़ोतरी हुई है। हाँ गुरु, शक्ति मुस्कुरा दिया। निरंजन और इसके 3-4 बड़े गिरवों की मौत के बाद कुछ और लोग यहाँ कदम जमाने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें एक मैं भी हूँ। मेरे परिवार में अब 10 आदमी हैं, जिनमें 2 विकरिया भी हैं। मैंने पूरे शहर में ये बात घुमा दी है कि कोई दुकानदार किसी बदमाश को हफ्ता ना दे। हम बगैर भत्ते के उनकी रक्षा करेंगे। तुम्हारी क्रिया से यहाँ हमारे कदम जिम रहे हैं गुरु, लेकिन तुम किसी को बिला वजह तंग नहीं करोगे और किसी पर जुल्म नहीं करोगे। मैंने कहा, जो खुद जुल्म का शिकार रहा हो वो किसी बेगुनाह पर जुल्म नहीं कर सकता। अलबत्ता किसी जालिम को छोड़ूंगा नहीं। शक्ति ने जवाब दिया। मनी लाल का क्या हुआ? इसे तलाश करना बहुत जरूरी है। मैंने असल मौजू पर आते हुए कहा, कल रात मनी लाल हमें धोखा दे गया था। शक्ति बोला, तुम समझे थे कि वो लिफ्ट के जरिए फरार हो गया है, लेकिन वो हरामी सामने वाले कमरे में घुस गया था। सामने वाले कमरे में मैं चौंक गया। मुझे याद आ गया कि जब मैं मनी लाल के कमरे से बाहर निकला था तो सामने वाले कमरे के सामने एक औरत खड़ी थी जिसने मुझे देखकर दरवाजा बंद करने की कोशिश की थी और मेरे पूछने पर इसने बताया था कि मनी लाल लिफ्ट की तरफ भागा है। बात अब मेरी समझ में आई थी। मनी लाल ने मुझे गुमराह करने के लिए अपने गिले का सिया नाग राहदारी में जरा आगे फेंक दिया और खुद इस कमरे में घुस गया था। यकीनन सामने वाले कमरे भी इसी के इस्तेमाल में रहे होंगे। करिश्मा और पंडित काली भी इस कमरे में थे। शक्ति कुछ सोच रहा था। मैंने इसे पंडित रोहन का फोन नंबर बता दिया। 3 हिंसों का ये नंबर याद रखना ज्यादा मुश्किल नहीं था। फिर मैंने डैशबोर्ड के खाने से हथियार के साथ रखा हुआ थैला निकालकर इसकी तरफ बढ़ा दिया। ये 1 लाख रुपए हैं। मैंने कहा, अपने आदमियों को कुछ खिलाओ पुलाओ, उनके हालात बदलो ताकि जरूरत के वक्त बड़े होटलों और क्लबों में आने जाने में कोई दुश्वारी पेश न आए। तुम तो मुझे अपने एहसानों के बोझ तले दबाए जा रहे हो गुरु, शक्ति ने कहा। मैं और भालू रात भर हिल्टन के आसपास मौजूद रहे थे। तुम लोगों के जाने के थोड़ी ही देर बाद पुलिस बड़ी तादाद में वहां पहुंच गई थी और कुछ बेगुनाहों को पकड़ा भी गया था। रात को शहर के मुख्तलिफ इलाकों से कुछ बदमाशों को भी पकड़ा गया था, मगर मेरे आदमी महफूज ही रहे थे। मनी लाल का सुराग लगाओ शक्ति, मैंने कहा। अगर वो इस शहर से निकलने में कामयाब हो गया तो इसे शिकस्त हासिल करने का मौका मिल जाएगा और तुम जानते हो कि जख्मी नाग ज्यादा खतरनाक होता है। चिंता मत करो गुरु, शक्ति ने जवाब दिया। ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन में पता चला लूंगा, लेकिन तुमसे राब्ता करने का मसला है। कोई इमरजेंसी हो तो कैसे इत्तला दूंगा? मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा। मैंने कहा, मेरे पास पैसे हैं तो तुम्हें भी दे रहा हूं, ना होते तो शायद मैं तुमसे कुछ मांग लेता। तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है गुरु, शक्ति बोला। अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हें कहाँ ड्रॉप करूं? मैंने सीधा होकर इंजन स्टार्ट करते हुए कहा। मुझे, वो इधर उधर देखते हुए बोला, गांधी स्ट्रीट के कॉर्नर पर उतार देना, वहां से आगे मैं खुद ही चला जाऊंगा। मैंने कार आगे बढ़ा दी। कई मर्तबा गांधी स्ट्रीट से गुजरने का इत्तेफाक हुआ था।
शहर के तमाम रास्ते मुझे अजबर हो चुके थे, इसलिए गांधी स्ट्रीट तक पहुंचने में मुझे ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। ये भी शहर का एक बारौनक इलाका था, यहाँ चंद बड़े होटल और नाइट क्लब भी थे। सदर बाजार की तरह यहाँ भी ज्यादातर सयाहों का रश रहता था। एक बड़ी कुशादा सड़क थी और इसके दाएं बाएं लातादाद छोटी सड़कें थीं जहां दुकानें वगैरह थीं। मैंने कार गांधी का कॉर्नर पर रोक ली। शक्ति राम ने हम दोनों को प्रणाम किया और थैला संभाल कर कार से उतर गया। मैंने कार आगे बढ़ा दी। तुम्हें भूख लग रही होगी, मैंने देवी की तरफ देखते हुए कहा। बेहतर है कहीं रुक कर कुछ खा पी लिया जाए। तुम्हारा रेस्टोरेंट कैसा रहेगा, वहीं चलो, देवी ने कहा। सूरत हाल का सही अंदाजा भी हो जाएगा। सूरत हाल का अंदाजा हो जाएगा, घर ले जाएंगे, मैंने कहा और कार की रफ्तार बढ़ा दी। 10 मिनट बाद मैंने कार प्रेम निवास रेस्टोरेंट से चंद गज आगे फुटपाथ के साथ लगाकर रोक दी और इंजन बंद कर दिया। रेस्टोरेंट में सिर्फ 1-2 मेजें ही खाली थीं। देवी ने मुझे एक खाली मेज पर बैठने को कहा और खुद काउंटर की तरफ चली गई। हमारे अंदर दाखिल होते ही सेठ ने देवी को देख लिया था। मैं खाली मेज पर बैठ गया। देवी तकरीबन 5 मिनट बाद आई। इसके चेहरे के तासुरात बदले हुए थे। क्या हुआ, खैरियत? मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। साला हरामी अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। देवी का लहजा भी बिगड़ा हुआ था। कहता है अगर कल मैं काम पर नहीं आई तो मेरी नौकरी खत्म कर देगा। और कुछ नहीं, सब खैरियत है, इसने जवाब दिया। इस वक्त वेट्रेस भी आ गई। इसने मेरी तरफ देखा, फिर देवी की तरफ देखकर मुस्करा दी। कहा, गायब हो दीदी, वो हरामी तुम्हारी छठी कर देने का सोच रहा है। कर दे छठी, मुझे अब इसकी नौकरी की परवाह नहीं, देवी ने जवाब दिया। कहीं और काम मिल गया है क्या? वेट्रेस ने कहते हुए मानी खोज निगाहों से मेरी तरफ देखा। हाँ, यही समझ लो, और काम भी एक। देवी मुस्कुराई। अच्छा तुम ये बताओ, इतने दिनों में कोई मुझे पूछने तो नहीं आया था? नहीं, वेट्रेस ने नफी में सर हिला दिया। अलबत्ता तुम इतने रोज नहीं आए तो सेठ ने हरीश को तुम्हारे घर भेजा था, वहां ताला लगा हुआ था। कहाँ रह रही हो आजकल? ऐश हो रहे हैं, देवी मुस्कुराई। तुम हमारे लिए काफी और चिकन सैंडविच 2 चीज ले आओ। चंद मिनट बाद वेट्रेस ने मतलूबा चीजें हमारी मेज पर सर्व कर दे। सैंडविच खाते और काफी पीते हुए भी मैं इधर उधर देख रहा था। मुझे वो वेट्रेस नजर नहीं आई जिसने इस रोज मेरी मुखबरी की थी। मैंने वेट्रेस को बिल लाने को कहा। इसने फौरन ही प्लेट हमारे सामने रख दी जिसमें बिल रखा हुआ था। देवी ने मुझे बिल अदा करने से रोक दिया। अपने पर्स में से 10 रुपए का नोट निकालकर वेट्रेस को टप दे दी और प्लेट से बिल उठा लिया। ये बिल मैं काउंटर पर अदा करूंगी, वो उठते हुए बोली। बिल 34 रुपए का था। देवी ने पर्स में से 10-10 के 4 नोट निकालकर बिल के साथ सेठ के सामने काउंटर पर रख दिए। 6 रुपए तुम्हारी बख्शिश, जेब में रख लेना, देवी कहते हुए वहां से हिट गई। सेठ खूनखार नजरों से इसे गौर कर रह गया। मैं भी सेठ की तरफ देखकर मुस्कुराता हुआ रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। मैंने इंजन स्टार्ट कर दिया और कार को घुमाते हुए जैसे ही मैन रो पर आया, पीछे सीट से एक गुर्राहट सुनकर उछल पड़ा। अगले चौक पर कार को नेहरू मार्ग की तरफ मोड़ लेना। मिस्टर इमरान उर्फ माने जी। आगे मेरे हाथ गैर इरादी तौर पर स्टीयरिंग से उठ गए और कार सड़क पर लहराने लगी। कार संभालो, पीछे बैठा हुआ शख्स गरा। इसके साथ ही इसके हाथ में पकड़े हुए हथियार की नाल मेरी गर्दन से लग गई। कार बड़ी तेजी से फुटपाथ की तरफ जा रही थी। अगर मैं बरवक्त इसे ना संभालता तो वो फुटपाथ से टकराकर उलझ जाती। इसी नौयत का संगीन हादसा पेश आ सकता था। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। मैंने सामने लगे हुए आईने में देखा। आईने में नजर आने वाले शख्स के चेहरे का अक्स बहुत ही खौफनाक था। गहरी रंगत, बड़ी बड़ी मूंछें जो रुखसारों के करीब से ऊपर को मुड़ी हुई थी। उन्हें गोल मूंछें कहना ही ज्यादा मुनासिब होगा। राजस्थानी मर्द आमतौर पर ऐसी खौफनाक किस्म की मूंछें रखना पसंद करते हैं। शेव गालिबन एक रोज पहले बनाया गया था। सर के बाल भी बहुत करीब से तराशे हुए थे। गहरी रंगत पर इसके माथे पर सफेद किश्का अजीब सा लग रहा था। सिया मूंछों के नीचे इसके चमकते हुए सफेद दांत भी बड़ा पुरस्रार तासुर दे रहे थे। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? मैंने स्टीयरिंग पर हाथ जमाते हुए कहा। इस वक्त मेरे दिल की धड़कन खासी तेज हो रही थी। मैंने तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर मुखातिब किया था। इस शख्स का लहजा भी सांप की फुनकार से मिलता जलता था, इसलिए तुम्हें समझ लेना चाहिए कि मैं कौन हो सकता हूं। वैसे तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ती है। सिर्फ 24 घंटे पहले मनीलाल की मौजूदगी में 4 बंदे तुम्हारे हाथों मारे गए हैं और तुम इस कदर आजादी से घूम रहे हो। ओ, मैंने अनजान बनते हुए कहा, तो तुम मनीलाल के चेले हो? नहीं, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें मनीलाल के पास नहीं ले जाऊंगा। तो फिर कहाँ ले जाओगे? मैंने कहा, अपने घर ले जाने का इरादा है किया? नहीं, मैं तुम्हें हनुमान के मंदिर ले जाऊंगा, वहां मेरे कुछ और साथी भी मौजूद हैं। हैरत है, मैंने कहा,
तुम पहले शख्स हो जो मुझे मनी लाल के पास ले जाने के बजाय कहीं और ले जाना चाहते हो। क्या तुम मनी लाल से 5 लाख का इनाम नहीं लेना चाहते? लानत भेजो मनी लाल और इसके 5 लाख पर, इस शख्स ने कहा।